Namaskar बच्चों, very good evening to all. Welcome back on my YouTube channel and in this live lecture. ये जो वीडियो है ये YouTube पे और एप्लीकेशन दोनों के ऊपर अवेलेबल रहेगा, इसीलिए हम लोग YouTube और लाइव लेक्चर बोलते हैं, पर ठीक है। जो ऐप के ऊपर बच्चे हैं वो बस इस वीडियो को जल्दी देख पाएंगे और यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐप के ऊपर जो बच्चे हैं उन लोगों ने अपना फीस पे किया है तो उनको कंप्लीट सिलेबस तो हम कराएंगे ही कराएंगे। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको भी हम लोग करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको हम नहीं करवा रहे हैं, बस थोड़ा उनके लिए ये वीडियो लेट अपलोड होता है, ठीक है ना। तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा धीरे धीरे ही मिलता है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हम लेक्चर लेते हैं। बस मैं आप गुजारिश करूंगा कि आप यूट्यूब पे हो या फिर आप एप्लीकेशन पे हो, कहीं पर भी हो, रेगुलर कंटेंट आपका बन रहा है, रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही है, आपको ये जो क्लासेस हैं ये लगातार देखनी है। आपको ये जो क्लासेस हैं इनको एंजॉय करना है, और एंजॉय करने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो इस तरह की क्लास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई फायदा नहीं है कि आप लोग ये लेक्चर्स देख रहे हो, इनको ढंग से लिखो, इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ। हम आगे बढ़ते हैं और प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम इसकी बात करते हैं। मैं एक बार फिर से आगाह कर दूं कि आपको क्लासेस देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद 2 से 3 बार उनको रिवाइज करना है, तभी आप समझ पाओगे, वरना दिक्कत में जाओगे। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। देखो, कंडक्टिंग मीडियम या फिर डिस्पर्सिव मीडियम की जब बात आती है तो हम हेडिंग दे लीजिए सबसे पहले तो, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, इन कंडक्टिंग एंड डिस्पर्सिव मीडियम। मतलब यहाँ पर सिग्मा रहेगी। इसमें दो केस हम लेंगे, पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर वाला, जिसमें एक बार कंडक्टिविटी को पुअर लेंगे, एक बार गुड लेंगे। देखो, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे वेव इक्वेशन से। हम ये जानते हैं कि जो वेव इक्वेशन होती है फॉर द कंडक्टिंग मीडियम वो कुछ इस प्रकार से होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखना हो तो भी हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं, जिसमें कंडक्टिविटी सिग्मा हमेशा रहती है। मैं यहाँ म्यू नहीं लगाऊंगा, मतलब म्यू की मैं नोट नहीं लगाऊंगा, बिकॉज नॉर्मल कंडक्टर है, ना कि कोई वैक्यूम है। डेल ई अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये एक वेव इक्वेशन है फॉर द कंडक्टिंग मीडियम। सेम यही वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको मैंने देखने को कहा था कि सेम वेरिएशन कहाँ देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड में हमको मिलता है। तो उसके लिए भी हम वेव इक्वेशन लिख देते हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी नुकसान के, ठीक है। डेल टू बी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों, इन दोनों जो वेव इक्वेशंस हैं इनका एक जनरल सॉल्यूशन मैं आपको लिख के देता हूं। दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। ये सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कोई नयापन नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड वाली सोल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सोल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा,
लाइक दिस। अब बच्चों अगर ये इनका जनरल सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉल्यूशन ऊपर वाली इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और इन इक्वेशन से ही मैंने आपको याद है एक बार मैंने आपसे कहा था कि डेल टू का वैल्यू क्या होता है, आयोटा के का स्क्वायर। ये इन सॉल्यूशन से ही निकाली थी हमने बात। तो ये जो इक्वेशंस हैं इसमें हम डेल टू की जगह ये लिखते हैं और इसकी जगह माइनस आयोटा ओमेगा लिखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, जो आपने इक्वेशन वन लिखी है उसमें डेल टू भी आ रहा है, उसमें डेल अपॉन डेल टी का स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब डेल टू टी अपॉन डेल टी स्क्वायर भी आ रहा है, तो आयोटा ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। जब ये इक्वेशन वन में रखेंगे हम, वन में रख दो या टू में रख दो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो वन में डेल टू आ रहा है, डेल टू का मतलब वही माइनस के स्क्वायर और ई माइनस म्यू सिग्मा माइनस आयोटा ओमेगा और ई प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और ई बराबर जीरो। यहाँ पे ना ई कॉमन ले लो और जीरो के बराबर भेज दो, तो हमारे पास जो के की इक्वेशन बनेगी प्रोपगेशन वेक्टर, वो बनेगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू। अब बेटा यहाँ पे ना ये इक्वेशन से ही सारा दारोमदार है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है ना, इन डिस्पर्सिव मीडियम जो वेव प्रोपगेशन होता है वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है डिस्पर्सिव मीडियम में। क्योंकि डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, तो प्रोपगेशन के साथ साथ अटेन्युएशन भी होता है। अटेन्युएशन को हिंदी में बाधा बोलते हैं बेटा। तो जब कोई वेव प्रोपगेट होती है तो प्रोपगेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें रुकावट भी होती है। वो जो रुकावट होती है ना वही अटेन्युएशन कहलाती है। अगर वैक्यूम होता है तो रुकावट नहीं देखने को मिलती। हाँ, अगर वैक्यूम नहीं होता है, डिस्पर्सिव मीडियम होता है, तो रुकावट मिलती है। जैसे आप सड़क पे चलते हो, तो क्या आप सड़क पे बिना रुकावट चलते हो? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लगता है। तो चलते तो हो, पर चलने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको बाधा भी महसूस होती रहती है। वही डिस्पर्सिव मीडियम में भी ऐसे होता है। तो इसीलिए के जो है प्रोपोगेशन, उसके दो पार्ट है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इनमें से एक पार्ट बाधा है, मतलब कि अटेन्युएशन है, और दूसरा पार्ट प्रोपोगेशन है, मतलब चलने वाला है। तो अगर मैं इसका के स्क्वायर निकालूं तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयोटा बी का स्क्वायर मतलब माइनस बीटा हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है ना, प्लस टू ए बी, तो टू अल्फा बीटा। अब कंपेयर कर लो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन, तो इसमें ये जो पार्ट है ये बेसिकली रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। आयोटा का मल्टीपल इमेजिनरी कहलाता है, आयोटा का मल्टीपल इमेजिनरी कहलाता है। तो आफ्टर कंपेयरिंग after comparing alpha square minus beta square is simply equal to this, 2 alpha beta is equal to this। इन दोनों को हम काम में लेंगे, चलो इसको बाद में काम में लेंगे। बट हाँ, वापस से आते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में हम क्या करें, मान लो के स्क्वायर वाली इक्वेशन में म्यू एप्सिलॉन और ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लो। तो के स्क्वायर में से म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन दिस। बस सिंपल सी बात, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका एक फिजिकल मीनिंग है, दिस इज द फिजिक्स, इसमें इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो पीछे वाला है उसका भी एक मीनिंग है,
इसका भी एक काम है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग करंट, ठीक है। कभी एग्जाम में फिजिक्स पूछे तो ऐसे पूछना। अब देखो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो मिल गया, ठीक है। बट अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो लिखो नाउ फॉर कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा, लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं। चलो अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख दो, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू भी यहाँ से लिख दो। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ न्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस न्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से म्यू और ओमेगा को बाहर ले लें तो म्यू ओमेगा बाहर लेती एप्सिलॉन स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बाहर बचेगा, और यहाँ बचेगा सिग्मा स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब आगे देखो, अब एक काम करो एप्सिलॉन को भी बाहर ले लो। नहीं एप्सिलॉन को नहीं, इसको बाहर ले लो, इसको, इस पूरे को बाहर ले लो। तो म्यू ओमेगा को बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर और एप्सिलॉन तो है ही सही, प्लस 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास में आ चुकी है। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ चुका है, हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ चुका है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा वो। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा स्क्वायर निकाल लो पहले, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा बाहर ले लो तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2। बस अल्फा निकालना है तो कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट लगा दो, तो रूट म्यू एप्सिलॉन तो बाहर आ ही जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 1/2। दैट्स इट, कि स्क्वायर रूट लगाया ना मैंने। ऐसे ही आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ऐड किया था,
अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करूंगा और सेम सॉल्व करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। अल्फा को तो हम बोल देंगे अटेन्युएशन कांस्टेंट। क्या बोल देंगे इसको? अटेन्युएशन कांस्टेंट। इन द सिमिलर वे मैं अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, बाकी किसी भी जगह कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली कर देंगे हम लोग। सो सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर -1/2। 1/2 सिंपल। ये है फेज कांस्टेंट जो फेज पार्ट को डिनोट करता है। बहुत सिंपल सर। अब देखो, अगर आपको वेव वेलोसिटी निकालनी है तो आपको अटेन्युएशन पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। वेव वेलोसिटी इन द मीडियम, वेव वेलोसिटी तो ओमेगा अपॉन के होता है वैसे फॉर्मूला, बट के अल्फा ही है एक तरह से, क्योंकि के बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा है, तो अल्फा एक तरह से उसका के का ही पार्ट है, तो ये यहाँ से निकल जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए हमारे पास नॉन कंडक्टिंग डिस्पर्सिव मीडियम है तो वैसी बात है कंडक्टिविटी वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। ये किसका केस बना? फॉर नॉन कंडक्टिंग या नॉन डिस्पर्सिव बोल दो आप, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो हमारे पास में अल्फा कितना बचेगा, जरा काट पीट के देखना बेटा। अगर ये फैक्टर 0 हो जाएगा ना तो फिर ये वाला फैक्टर 0, तो 1 + 1 मतलब 2/2 ये तो बचेगा। देन अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/2 1/2 या फिर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा। ऐसा ही अगर ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई तो जो वेव वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? v बराबर ओमेगा अपॉन रूट ऑफ, और नॉर्मली मैंने आपको ये तो लिखवाया है, पहले भी तो लिखवाया ना ये फॉर्मूला वेलोसिटी का। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब जो हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं वो नॉन डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव का मतलब होता है बेटा जिसमें डिस्पर्जन ना हो, जिसमें कोई एक्स्ट्रा बाउंड चार्जेस ना हो, वो नॉन डिस्पर्सिव होता है। अगर एक्स्ट्रा बाउंड चार्ज होते हैं तो डिस्पर्जन होता है। बेसिकली नॉन डिस्पर्सिव में एक्स्ट्रा बाउंड चार्जेस हमारे पास नहीं होते। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि दो केस इंपॉर्टेंट है, एक तो पुअर कंडक्टर और एक गुड कंडक्टर। दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट पुअर कंडक्टर वाला केस है ये। पुअर कंडक्टर मतलब जब कंडक्टिविटी बहुत कम हो। कंडक्टिविटी जिसे कि बहुत कम होती है दैट्स कॉल्ड द पुअर कंडक्टर केस। समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कंडक्टिविटी इज लेस देन डिस्पर्जन, मतलब एप्सिलॉन या ओमेगा या फिर सिग्मा अपॉन दिस फैक्टर इज लेस देन 1। हम अब यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। कहाँ पर? हम ये जानते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से कम होती है तो 1 + x की पावर n / 1 + nx होता है। अब अल्फा के अंदर ना बेटा देख लो, ये है 1 + समथिंग की पावर 1/2, तो पावर आगे आ जाएगी ना।
तो 1 प्लस, एक तरह से आप ये मान लो, आगे छोड़ो, नेग्लेजिबल हो जाएगी वो पावर, ही नेग्लेजिबल हो जाएगी पुअर कंडक्टर केस के लिए, बहुत कम है वो पावर, स्क्वायर में है ना इसलिए, सो दैट फैक्टर शुड बी नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू दैट। तो ये एक तरह से अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जो अभी हमने केस लिखा था। और बीटा की वैल्यू अगर ले तो हम इसको जीरो नहीं कर सकते बीटा में। कारण ये है, अगर मैंने ये जीरो कर दिया तो फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बीटा जीरो हो जाएगा। बीटा को जीरो नहीं करना, बीटा का इफेक्ट देखना है, इसलिए इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। क्योंकि हमको बीटा को जीरो नहीं करना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन पावर को आगे लाना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन करके। तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देता हूँ। वन बाई टू, इसमें बात नहीं करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, वन प्लस एक्स की पावर एन जो था ना, उसको वन प्लस एन एक्स कर दिया। यहाँ पर एन की वैल्यू वन बाई टू थी, बिकॉज स्क्वायर रूट लग रहा था ना, दैट्स वाई। तो वन बाई टू आगे लिया है मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, 1 से 1 काटेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट में है, तो 2 का स्क्वायर आएगा तो 1/2 से पावर में आ जाएगा बाहर, तो रूट म्यू एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 आ जाएगा, और अंदर बचेगा स्क्वायर रूट में से स्क्वायर कटेगा तो ये इतना बचेगा। थोड़ा सा और आप चाहो तो सोल्व कर लेना। तो पुअर कंडक्टिंग केस के लिए सिग्मा अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब इस केस के लिए आप चाहे तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जो हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा की तरह ओमेगा अपन अल्फा, अल्फा आपने लिख ही रखा है ऊपर, सेम वही वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, प्रोपगेशन वेक्टर आप चाहो तो लिख सकते हो इस केस के लिए। प्रोपगेशन वेक्टर जो होता है वो होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस आयोटा, चलिए दूसरा केस है गुड कंडक्टर केस। गुड कंडक्टर केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, सिग्मा ग्रेटर ग्रेटर देन वो हो जाएगा ना। तो केस नंबर 2 लिखो, केस सेकेंड। एक मिनट रुकना। हाँ अब ठीक है, लिखो केस सेकंड। गुड कंडक्टर, इस वजह से उल्टा हो जाएगा, मतलब ये है कंडक्टिविटी जो है ना वो काफी अच्छी होगी ओमेगा एप्सिलॉन से, या फिर एक तरह से आप बोल दो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जो है ना वो बहुत अच्छा होगा इससे। मतलब हम वन को नेग्लेजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा अपॉन दिस। तो हमारे पास जो अल्फा है, उस अल्फा के अंदर आप जरा देखना बच्चों, अल्फा के अंदर ना जरा ये देखना, ये रहा अल्फा,
ये 1 है। अब इस 1 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, और यहाँ 1 तो चल ही रहा था पहले से, अपॉन 2 इसकी पावर 1/2। फिर से वही बात, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा को हम नेग्लिजिबल 1 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा कंपेयर में, है ना। तो रूट ऑफ बटा रूट 2 तो खैर बचेगा इसी ओमेगा के साथ, बट अब बचेगा केवल रूट ऑफ सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, बिकॉज 1 को तो नेग्लिजिबल मान लिया हम लोगों ने। अब बारी आती है कि इससे ये कट जाएगा, और जो ओमेगा है यहाँ रूट लग जाएगा, साथ में यह कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रूट ओमेगा से रूट ओमेगा एक बार जाएगा, तो कुल मिला के जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा म्यू सिग्मा ओमेगा/2। और बीटा भी सेम वही आएगा, बीटा भी कोई अड़जाना नहीं है, क्योंकि बीटा में केवल माइनस आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बीटा के अंदर केवल यह माइनस आता है, और वही बात है माइनस दिया है तब भी 1 तो नेग्लिजिबल है, 1 तो नेग्लिजिबल ही है ना, तो बचेगा तो यही। तो गुड कंडक्टिंग केस में अल्फा और बीटा बेटा दोनों बराबर होते हैं। सो अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा अपॉन अल्फा, दैट मीन्स ओमेगा अपॉन अल्फा मतलब 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। और अगर आपको के निकालना है सो के इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका मतलब रूट ऑफ म्यू सिग्मा ओमेगा/2 1 plus iota, that's the answer, that's the final answer। ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर एक लास्ट चीज और है जो हमको पढ़नी है, वो है स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो कंडक्टर के अंदर कितनी घुस सकती है, जितनी वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी ना सरफेस को, वही उसकी स्किन डेप्थ कहलाएगी, ठीक है ना। तो आज का लास्ट टॉपिक, मतलब इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन बच रहा है, इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन हमारे पास बच रहा है, एंड पेनिट्रेशन डेप्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी उसकी सरफेस को अंदर घुस पाती है उसकी सरफेस से ना, उसे बोलते हैं स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ। परिभाषा है हाउ मच electromagnetic wave can go inside the conductor, कि वो कितनी घुस पाती है कंडक्टर के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/बीटा, इस फॉर्मूले की जरूरत है, और गुड कंडक्टर के लिए तो बहुत अच्छा होता है। सो इन केस ऑफ in case of good conductor, delta is equal to root of, है ना, या फिर डेल्टा प्रोपोर्शनल टू ये, अगली बात समझ में है ना आसान। सो स्किन डेप्थ डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, मतलब स्किन डेप्थ
decreases as frequency increases. समझना की बात. So if omega increases, then skin depth decreases. That is reflection property very high. That is reflection property very high. बहुत ज़्यादा reflection property होगी. That is wave of higher frequency. स्किन डेप्थ डिक्रीज हो रही है ना, मतलब वो वेव अंदर घुस नहीं पा रही है. ओमेगा जितना ज़्यादा होगा वेव उतनी कम घुस पाएगी अंदर कंडक्टर के, और वो उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द वेव ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी, द वेव of higher frequency, non penetrate as much as non penetrate as much as those of lower frequency. Those of lower frequency. That is skin depth does not depend on, that is skin depth skin depth does not depend on propagation constant. प्रोपगेशन कांस्टेंट आप देख पा रहे हो, वो डिपेंड भी नहीं करती किसके लिए? गुड कंडक्टर के लिए. फॉर गुड कंडक्टर. आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए बस. तो ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है ना. और अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ी आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है. और फिर इसके आगे के टॉपिक जो है हम लोग अगली लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे. पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट आपको लगेगा नहीं कि हो जाएगा ख़त्म, ठीक है. थैंक यू सो मच. बस पढ़ते रहिएगा और रिवीजन पे रिवीजन करते रहिएगा. इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये चीज़ें आपके हाथ में आएगी, आपकी पकड़ में आएगी, वरना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे पकड़ में नहीं आएगी. ओके, बाय बाय.